Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो संडे आ गया गाइस और हर बार की तरह हम भी आ गए हैं अपनी Q&A वाली वीडियो के साथ। आज मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ, जैसा आप देख सकते हो। ये मक्खी बैठ गई। आज मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और बस ऐसे ही मैं छत पे आ गया अपनी, क्योंकि बस कोई खास इसके पीछे रीज़न नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपको पता है हर संडे को हमारी Q&A वाली वीडियो आती है। और वीडियो के पीछे पर्पस क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो रेसलिंग से जुड़े उनके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करूँ, मतलब सॉल्व क्या करूँ उसके बारे में अपने ओपिनियन दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़े कैजुअल क्वेश्चन लो, कुछ लोग कहते हैं इंटरेक्शन करो। तो वीडियो सिर्फ ये इसलिए होते हैं कि आप बस देख के कुछ जो पूरे हफ्ते भर हम वीडियो डाल रहे हैं उससे हम कुछ अलग करें। तो बस मोटिव ये रहता है, ये नहीं कि अगर ये मतलब रेसलिंग वाला चैनल है तो मैं सिर्फ रेसलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन लूँगा या फिर सारे के सारे उल्टे पुल्टे ही क्वेश्चन लूँगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। और एक बार भाई फिर से सॉरी अगर आपका क्वेश्चन वीडियो के अंदर नहीं आता। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है जुबीन ने, जो कि पहला ही रैपिड फायर है, WWE वर्सेस AEW। तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली WWE के साथ जाऊंगा। लार्स सुलेवन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। देखो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बहुत कुछ कारनामे किए भी हैं, लेकिन दिन उनके मेरे को लग रहा है ढल रहे हैं, तो इस समय तो मैं लार्स सुलेवन का नाम लूंगा। रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर पिक करना मुश्किल है, बट रोमन रेंस का मेरे को यहाँ पर नाम लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। रैंडी ऑर्टन और क्रिस जेरिको, यहाँ पर माइक स्किल्स की इन्होंने बात करी है। तो वैसे आपको पता है रैंडी ऑर्टन मेरे फेवरेट है, बट माइक स्किल्स की अगर मैं बात करूँ या फिर एंटरटेन करने की बात करूँ, जो प्रोमोस में क्रिस जेरिको कर पाते हैं, रैंडी ऑर्टन भी हैं उस मामले में, लेकिन क्रिस जेरिको स्टिल मैं आगे रख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं क्रिस जेरिको का नाम उनसे आगे रख रहा हूँ। इसके बाद है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। एक अपीयरेंस जो कि ज़्यादा ड्रॉ कर सके, ये थोड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन फिलहाल शायद जॉन सीना वो नाम हो सकता है। वेल इसका आंसर मैं सही तरीके से नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ड्रॉ करेगा कौन, लेकिन मेरे हिसाब से शायद जॉन सीना जो है एक कदम आगे हो सकते हैं। रेट्रीब्यूशन और डार्क ऑर्डर, भाई डार्क ऑर्डर AEW में बहुत बोरिंग लगती है मेरे को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेट्रीब्यूशन। रोहित पंत वर्सेस रेसल चैटर, तो ये तो कुछ ऐसे ही होगा कि आप अपने आप को और अपनी ये तो कुछ वैसे होगा जैसे कि आप अपने आप को और अपनी आत्मा को अलग कर रहे हो, तो इसमें यहाँ पर कोई कंपैरिजन होगा नहीं। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है अंसारी जी का। इन्होंने पूछा है क्या पॉसिबिलिटी है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के सर्वाइवर सीरीज में होने की, जो कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच हो सकता है, टाइटल वर्सेस करियर मैच। तो ये वाली बातें ना मुझे पता है कहाँ से आपके दिमाग में उठ रही हैं, क्योंकि स्मैकडाउन के शो पर क्या हुआ था, हमने देखा था कि गोल्डबर्ग आए थे थंडरडोम में वो स्क्रीन के ऊपर, तो मतलब लोग ऐसे फुदक गए कि अरे गोल्डबर्ग आ गया। अरे भाई वो स्क्रीन के ऊपर ही तो आया है, उससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ ये स्टिल WWE हमको बता रही है कि गोल्डबर्ग की नज़रें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ऊपर हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया में इनका मैच हो सकता है, क्योंकि आपको पता है गोल्डबर्ग तो सऊदी अरेबिया के मतलब किंग ही हैं, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है। तो अभी इस साल का गाइस मैं आपको बता दूं, पता भी नहीं है कि क्या दिसंबर महीने से पहले होगा या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कोविड वाला टाइम चल रहा है। तो ये मैच हो ज़रूर सकता है, क्या पता, मतलब WWE की नज़र में ये बड़ा मैच है, तो आप इसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मैच नहीं होगा। एक तो इतनी ज़्यादा हाइप बनाने के बाद रेसलमेनिया में मैच हुआ भी नहीं था इनका इस साल, तो इस हिसाब से आप कह सकते हो ये मैच हमेशा ही ऑन है, जब तक होगा नहीं। लेकिन अभी मेरे को सर्वाइवर सीरीज में होगा इतना जल्दी ये लगता नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर हो सकता है, क्या पता रॉयल रंबल में, क्या पता रेसलमेनिया में, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और ये मैच तो शायद गोल्डबर्ग अपने रिटायरमेंट से पहले ज़रूर करके जाना चाहेंगे। जिसके बाद अगला जुगत राम का है, इन्होंने बोला है कि क्या कभी मैं रोया हूँ WWE को देखते हुए, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों। अब वैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे रिएक्शन बहुत कम निकलते हैं और इमोशनल होना, मतलब मैं ये भी बता दूं आपको कि आज तक मैं किसी मूवी को देखकर भी इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन मैं WWE को देखते हुए तो नहीं, लेकिन WWE नेटवर्क के ऊपर जो उनकी डॉक्यूमेंट्री होती है उसको कभी अगर आप देखोगे ना, तो आप कह सकते हो कि मैं उस लेवल पर तक थोड़ा आता हूँ जहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल होने की बात होती है। इमोशनल भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो दिल को छू जाने वाला फैक्टर आपको WWE नेटवर्क के ऊपर मिलेगा। तो अगर आप WWE की डॉक्यूमेंट्रीज मिस कर रहे हो ना, जैसे क्रॉनिकल वगैरह या फिर 24 जो आती है या फिर डे ऑफ वाली आती है, तो वो बहुत बढ़िया होती है यार। मैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो उसको जाकर आप देखना जरूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेथ रॉलिंस का, और ये पूछते हैं सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होगा या फिर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस NXT होगा। अब लास्ट ईयर तो आपको पता ही होगा कि NXT ने कैसे पूरा धूम धड़ाका मचा दिया था, लेकिन उसके पीछे गाइस एक बड़ा रीजन ये भी था कि उसी टाइम पर जो हमारी NXT है वो आई थी, मतलब क्योंकि आपको पता है ना वो नेटवर्क के ऊपर आई थी पहली बार, क्योंकि इससे पहले वो WWE नेटवर्क के ऊपर थी, बट वो USA नेटवर्क पर आई थी, तो उनके लिए वो बड़ी डील थी, उनको एक्सपोजर देना था। लेकिन क्या इस साल ऐसा होगा, क्या पता विंस मैकमैन बोले कि भाई तुमने पिछले साल बहुत जलवे दिखा दिया, अब इस साल तुम रहने दो। बट मैं चाहूंगा जरूर, क्योंकि एक और ब्रांड आ रहा है तो भाई बड़े ही है, इसमें बुराई यहाँ पर कुछ है नहीं। ऊपर से जो NXT के सुपरस्टार्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो बढ़िया ही बात है। बट विंस मैकमैन की बात है, ट्रिपल एच तो चाहेंगे भाई NXT फिर से वही तहलका मचा दे जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था। इसके बाद इनका अगला क्वेश्चन है करण का, और ये बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जो हुआ था उसमें बैक स्टेज हुआ क्या था। अब अगर आपको नहीं पता ना मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब क्या है, तो भाई आप
बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो WWE की, क्योंकि विंस मैकमैन के ऊपर कोई थूक के तो हर रोज जाता नहीं है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दिख जाएगा, मैंने वहाँ पर मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब को कवर करा है, कैसे ब्रेट हार्ट ने मतलब बहुत बढ़िया वो सीन हुआ था। तो गाइस ऊपर है आई बटन पर, हाँ क्लिक करके देखना, लेकिन वीडियो के खत्म होने के बाद, क्योंकि आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो आई बटन पर ऊपर होगी, आप लोग उसे जाकर देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईशा का, और ये बोलते हैं कि जब शॉन माइकल स्विच इन म्यूजिक लगाते हैं तो बंदा चित हो जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस या फिर ऐसे दूसरे सुपरस्टार सुपर किक या फिर ऐसे करते हैं तो फिर किक आउट क्यों हो जाता है। आप देखो WWE के अंदर यही चीज़ है कि कोई फिनिशर कोई सुपरस्टार लगाता है तो वो होता है बड़ा, लेकिन अगर कोई सुपरस्टार और भी उसको यूज़ करता है तो उसके वो फिनिशर अगर सिग्नेचर में काउंट नहीं है तो फिर WWE उसको बड़ा मुंह नहीं दिखाती। जो मतलब आप कह सकते हो जो रेसलिंग नया देखना है वो इन्हीं चीज़ों को देख कर कहता है कि यार WWE तो फेक है। ऑब्वियसली आपको इसको स्क्रिप्टेड बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल से WWE को फिक्स करने की ज़रूरत है कि उनको कुछ मूव्स तो ऐसे बनाने चाहिए जो कि या तो वो सुपरस्टार यूज़ करे और उसका सिग्नेचर फिनिशर काउंट हो, और बाकी कोई इसको यूज़ करे ही ना, क्योंकि अगर वो यूज़ कर रहा है और फिर किक आउट हो जा रहा है तो जो सुपरस्टार के पास वो तगड़ा वाला एक्चुअल अपना फिनिशर वाला मूव है वो भी फिर बेकार लगने लगता है। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अगर WWE या फिर प्रो रेसलिंग के अंदर हो, क्योंकि WWE ने हर जगह ही ऐसा होता है, तो शायद हो जाएगी। लेकिन हाँ आपने बहुत अच्छी चीज़ गौर करी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रशांत कौरे बोलते हैं भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि रोमन रेंस का हील टर्न कितना लंबा हो सकता है, सिर्फ रेसलमेनिया 37 या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर मैं आपको अपनी रेसलिंग नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कम से कम 3 साल रोमन रेंस हील सुपरस्टार रहने वाले हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद एक तो WWE ने रोमन रेंस को हील बनाया जो कि फैंस चाह रहे थे, और अब अगर वो हील बन चुके हैं तो एटलीस्ट उसमें टाइम तो इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख भी रहे हो कैसे रोमन रेंस हील बने कब थे और धीरे धीरे उन्होंने कैसे अपने कैरेक्टर के अंदर चेंजेस किए, कभी लुक चेंज किया, अब नए सबमिशन मूव के साथ वो आ रहे हैं। तो या अभी आप प्रोग्रेशन अभी देखो आगे आगे, मुझे तो लगता है कि सारी जब तक पढ़ते रोमन रेंस की खुलेंगी उसके बाद हमको रोमन रेंस का असली जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेगा। तो कम से कम 3 साल मेरे हिसाब से। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो रहे हो कि यार रोमन रेंस तो फेस होना चाहिए था, लेकिन मेरे को तो ऐसा ही लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पंडित जी का, चलो मैं आपका नाम यही पढ़ लेता हूँ। भाई अगर तुम्हें WWE का हिंदी कमेंटेटर बना दिया जाए तो तुम कैसे बोलोगे, ट्रेलर दिखा दो। अब देखो वैसे ये काम करना मुश्किल है, बट समझ लो ये मॉनिटर है, जैसे WWE के कमेंटेटर देखते हैं तो मेरी कमेंट्री कुछ ऐसे होगी और कुछ इस तरीके से फील्ड अपने आगोश में लेते हुए एलेक्सा ब्लिस को। लेकिन फील्ड इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है कि ऐसी प्यारी एलेक्सा ब्लिस जैसी लड़कियाँ हमारे जैसे प्यारे मासूम लड़कों का तो क्या, फील्ड जैसे बहुत ही खतरनाक लोगों का भी काटने में बादशाहत हासिल करके रखे हुए हैं। तो पता चल गया होगा आपको कि किसी भी तरीके से मैं WWE की कमेंट्री करने के लायक हूँ नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मर्सिडीज़ का, और ये बोलते हैं भाई जो लोग WWE के शेयर से फिर कोई पोजीशन होल्ड करते हैं WWE के अंदर, उन बेचारों का तो काम ही क्या, क्योंकि सारे डिसीजन तो अपने विंस मैकमैन ही देते हैं। तो यार यहाँ पे सीन ये है कि आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत बिजनेस है फिर ये जो फाइनेंस वगैरह है फिर जो भी ये सारी चीज़ें उसमें पता होगा कि जो भी बंदा किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा उसके शेयर्स होते हैं 50% से ज़्यादा, तो डिसीजन मेकिंग उसके पास चली जाती है। तो भले ही बंदा अपनी कंपनी के शेयर्स बेचता है, लेकिन वो इतने शेयर ज़रूर रखता है कि वो खुद से डिसीजन ले सके, क्योंकि अगर सबके ही शेयर बराबर होगा या फिर सबके पास ही इक्वल है तो भाई हर कोई बंदा डिसीजन ले सकता है और कोई भी बीच में इंटरप्ट कर सकता है। तो विंस मैकमैन यहाँ पर चालाक बंदे, उन्होंने कहा कि नहीं शेयर्स तो बेचूंगा लेकिन ज़्यादा शेयर्स अपने पास ही रखूंगा ताकि मैं डिसीजंस तो ले सकूं, और भाई इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, क्या ही बोलोगे यहाँ पे इसमें बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अरमान कौरे बोलते हैं भाई के कॉमेंटेटर्स को पहले से ही पता होता है कि वो स्टोरी लाइन आगे क्या होने वाली है, मतलब स्टोरी लाइन का पहले से ही पता होता है। वेल अगर मैं आपको बताऊँ मोस्ट केसेस में तो उनको पता होता है। इवन पता तो क्या होता है मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे कोई सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है, माइकल कोल की स्क्रिप्ट में ऑलरेडी वो है जिसको वो पढ़ते हैं, इवन एग्जैक्ट वो वर्ड्स भी लिखे होते हैं कि या सेंटेंस भी लिखे होते हैं कि रिटर्न पर उनको बोलना क्या है। तो यहाँ तक चीज़ें जो है बनाई जाती है इंटरेस्टिंग करने के लिए, तो पता होता है मोस्ट केस में। लेकिन जो बहुत ही बड़े सीक्रेट हो गए, जो बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, वो कभी कभी कमेंटेटर्स को नहीं पता होता। लेकिन माइकल कोल मैं आपको बता दूँ बहुत ही भरोसेमंद है WWE के लिए, तो उनको तो ऑलमोस्ट सारी बातें ही पता होती हैं। और आपको पता भी है वो हेड में होते हैं, मतलब 3 हैं तो बीच में माइकल कोल हैं जो लीड करता है कमेंटेटर, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रचित कौरे बोलते हैं WWE का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, WWE फैंस की अटेंडेंस या फिर स्पॉन्सर्स। तो भाई अटेंडेंस तो सिर्फ वहाँ का माहौल बनाने के लिए होती है, इनकम पे इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और मेन जो चीज़ होती है वो होती है स्पॉन्सर से, फिर आप बोल सकते हो जो उनको डील मिलती है अपने नेटवर्क के साथ। मेजर तो आप ये बोल सकते हो कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है जहाँ भी WWE की प्रोग्रामिंग होती है, उनके साथ जो WWE की डील होती है वो उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। और बाकी अटेंडेंस तो भाई ये कुछ भी नहीं है। स्पॉन्सर्स हाँ फिर भी आप कह सकते हो वो काफ़ी अच्छा असर डालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आर्यन कौरे बोलते हैं ट्रिश और विंस की स्टोरी लाइन फिर से हो सकती है क्या। देखो WWE कहती है ना कि हम वो चीज़ दिखाते हैं जो कि फैंस चाहते हैं, तो
उस टाइम पर ज़माना ही कुछ ऐसा था कि विंस मैकमैन की वो ऐसी स्टोर लाइन थी और फैंस उसको एंजॉय भी करते थे। लेकिन आज के टाइम में WWE ना थोड़ी सी मतलब संस्कारी टाइप की हो गई है। अभी भी कुछ लोग तो बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप पहले WWE देखोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि मैं क्यों संस्कारी कह रहा हूँ। अब होना तो मुश्किल है और विंस मैकमैन भाई अब थोड़े बूढ़े भी हो चुके हैं, तो अब उन पे चीज़ें जो है जमेंगी भी नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोकेश कौरे बोलते हैं भाई आपको चश्मा लगा है क्या और आप कंप्यूटर मोबाइल पर ज़्यादा काम करते हो वीडियो में, या ऐसा होता है कि मैं चश्मा निकाल के बात करता हूँ? तो फिलहाल तो मैंने ये पहना हुआ है जो कहीं से भी नज़र का नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ बताने को, इतना कंप्यूटर मोबाइल पे काम करने के बाद भी मेरी आंखें जो है सही सलामत है। आई होप ऐसा आगे कंटिन्यू रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रजिकेत कवारे बोलते हैं भाई अब तुम लाइव क्यों नहीं होते? तो यार देखो अब जो मेरी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है ना वो बहुत ही कचरा हो चुकी है। मैंने अभी रिसेंटली पोल भी डाला था ना 2K बैटल ग्राउंड्स का, मेरा प्लान था उसको खेलने का भी, लेकिन इतनी कचरा स्पीड है कि भाई उसमें कुछ हो नहीं पाता है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे शशांक कवारे बोलते हैं भाई जिंदर महाल और इंदु शेर का रिटर्न कब होगा? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत पूछा कि यार इंदु शेर कहाँ बीच में गायब हो गए, वो तो NXT के ऊपर ऐसा लग रहा था कि डोमिनेटिंग फैशन में बुक किए जाएंगे, तो वो उनका कांड ही नहीं हुआ था कीथ ली का जब उन्होंने बता दिया था कि स्पॉइल कर दिया था, तो उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा हेट उनको मिली तो नहीं बैकस्टेज, या फिर उसके बारे में कुछ हुआ तो नहीं था कि उन्होंने रिजल्ट स्पॉइल कर दिया, लेकिन उसके बाद से वो गायब भी हैं। तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन शायद WWE ने उनको लेकर भी जो भी बड़े प्लान थे वो सारे ड्रॉप कर दिए। बाकी जिंदर महाल की बात करें तो भी वो रिकवर कर रहे हैं। मेरे को लग रहा था कि शायद ड्राफ्ट में वो आ जाएंगे, तो यार इनके बारे में तो कुछ भी एग्जैक्टली ऐसे क्लियर करके बताना मुश्किल है। हालांकि उम्मीदें मेरे को इंदु शेर से भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और जिंदर महाल से भी, स्पेशली जिंदर महाल के जो सारी चीज़ें वो रिटर्न के बाद भी बेकार होगी, फिर से वो इंजर्ड हो गए। तो ये थे गाइस आपके कुछ क्वेश्चन जो कि आज मैंने इस Q&A वाले के लिए पिक किए हैं। मुझे पता है एक बार फिर से आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन पिक नहीं होंगे, लेकिन आप कर कह सकते हो, आप कमेंट में फिर से अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो और अगर मेरी नज़र पड़ेगी उसके ऊपर तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक की बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।